हेलो गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट का 2022 का क्वेश्चन पेपर। तो देखिए यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आप इन्हें एक बार पढ़ लेना। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है, आप इसमें क्वेश्चन टिक करने के लिए OMR शीट मिलती है, उसमें आप ब्लैक बॉल पेन या ब्लू बॉल पेन का ही यूज़ कर सकते हैं। जेल पेन का यूज़ नहीं करना है आपको, ठीक है। और दूसरा, OMR शीट की इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, आप किसी भी एक क्वेश्चन में ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे 4 ऑप्शन होते हैं तो आपने 2 पे लगा दिया, तो वो क्वेश्चन आपका इनवैलिड ही हो जाएगा। ओवर राइटिंग भी इनवैलिड हो जाएगी। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि ओवर राइटिंग करते हैं तो आपकी इनवैलिड हो जाएगी। और इसमें 1 से 100 तक 100 क्वेश्चंस होते हैं और स्टार्टिंग की 5 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर देखने के लिए दी जाएगी। मान लीजिए बीच का कोई पेज नहीं है, जैसे 1 से 100 तक क्वेश्चन है तो आप उन्हें काउंट कर लें कि 100 ही है। अगर बीच में कुछ दिक्कत है, कोई क्वेश्चन नहीं है या मिस प्रिंट नहीं है, तो आप अपने इन्विजिलेटर से कांटेक्ट करके चेंज करा सकते हैं पेपर। लेकिन 5 मिनट के बाद आपका पेपर, क्वेश्चन पेपर के लिए अगर कुछ दिक्कत हुई तो वो कुछ नहीं करेंगे उसमें, ठीक है। आपको सेकंड ऑप्शन में क्वेश्चन पॉइंट में बोला गया है कि सब क्वेश्चन के नंबर्स मार्क्स सेम हैं, किसी के ऐसा नहीं कम ज़्यादा हो, सबके सेम ही हैं। थर्ड में बोला है आपको एक क्वेश्चन के 2 आंसर नहीं देने हैं, केवल एक ही देना है। अगर आपने एक क्वेश्चन में 2 टिक लगा दिए तो वो क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा, उसके लिए नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। यानी कि 1/4 की इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है, मतलब अगर 4 क्वेश्चन गलत होने पे एक सही क्वेश्चन आपका कट जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि क्वेश्चन में 4 दिए जाएंगे, 4 पॉइंट दिए जाएंगे ABCD, उसमें आपको सही पर टिक लगाना है और सर्कल फिल करना है ब्लैक बॉल से या ब्लैक ब्लू से ही करना है। और 5th में बोला गया है कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस का, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का आप वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप वहाँ पे पाए जाएंगे इनको ले जाते हुए कि तो फिर आप पर केस होगा। तो आप इन सब चीज़ों से बचना, कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लेकर जाएं। 6th, किसी प्रश्न का हिंदी एवं अंग्रेजी रूपांतरण, मतलब कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपको इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे तो आपकी वो चॉइस होती है, आप उसे हिंदी में पढ़ें या इंग्लिश में। लेकिन अगर ऐसा होता है कि ट्रांसलेशन में गलती होती है, हिंदी ट्रांसलेशन में अगर गलत है, मतलब हिंदी में कुछ और दिया गया और इंग्लिश में कुछ हो, तो वो इंग्लिश वाला वैलिड होगा, हिंदी वाला वैलिड नहीं होगा। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, लग रहा है कि हाँ यहाँ कुछ गलती है, तो एक बार उसे इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ लेना उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको वहाँ पे 3 पेपर मिलते हैं। एक जो आपकी OMR शीट होगी रियल वो मिलेगी, एक OMR शीट उसमें प्रिंट करने के लिए होती है और एक रियल होती है, यानी कि कुल मिलाकर आपको 3 पेपर मिलेंगे। आपको सिर्फ फर्स्ट वाली फिल करनी होती है और आपको वो तीनों पेपर ऐसे ही जैसे वो लगे हुए हैं ऐसे ही इन्विजिलेटर को देने हैं। अलग अलग अगर आपने किए तो आप पर केस भी किया जा सकता है। तो आप वो तीनों के तीनों पेपर आप इन्विजिलेटर को ऐसे ही देंगे और वो आपको एक OMR शीट वापस देंगे। आप उस OMR शीट को अपने बुकलेट के साथ, यानी ये जो बुकलेट है इसके साथ आप उसे वापस ला सकते हैं घर पे। तो आइए शुरू करते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हाईलाइट है यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रश्न पुस्तिका को तब तक ना खोलें जब तक कहा ना जाए, यानी कि जब तक आपको कहीं नहीं जाएगा तब तक आप इसको बिल्कुल भी ओपन मत करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु। लोकसभा में पद यानी कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए लोकसभा में आपको जाने के लिए। देखिए वोट देने के लिए हमारी होती है 18 वर्ष, तो उसी से थोड़ा याद रह जाता है कि 18 वर्ष ही कहीं नहीं है, लेकिन लोकसभा में याद रखना, लोकसभा में आपको चाहिए 25 ईयर्स। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। आपको OMR शीट में ABC ऐसे करके ऑप्शन दिए जाएंगे, आप ए वाला सर्कल को फिल कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, सेकंड, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को बनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। किस डेट पे बनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है हमारा 22 मई को। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की
लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड बतानी है तो वो है आपकी माजुली का द्वीप, माजुली आइसलैंड। इसका ऑप्शन है डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? वट अमोंग द फॉलोइंग इज नेशनल करेंसी ऑफ हंगरी? तो हंगरी की नेशनल करेंसी है हंगेरियन फॉरेट। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट, हंगेरियन फॉरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने सब पहले राज्य का नाम बताइए। नेम द फर्स्ट स्टेट इन विच फॉर्म्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के आधार पर सबसे पहला जो बना है राज्य वो है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे है आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? पावर्स ऑफ द माइंड का माइंड के जो रोट जिसने लिखी है वो पुस्तक उनके नाम बताना है। तो वो लिखी है स्वामी विवेकानंद जी ने। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या अर्थ है? यानी कि यहाँ पे UNFCCC की फुल फॉर्म बतानी है। यहाँ पे आपको ये याद रखना है, बहुत माइनर, बहुत हल्का सा ही डिफरेंस होता है, तो इसको हर एक ऑप्शन को यहाँ पे ठीक से पढ़ना होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? नौटंकी कहाँ का फोक डांस है ये बताना है। तो नौटंकी यूपी का है फोक डांस है। तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए ये यूपी का ही एग्ज़ाम है, तो आप कोशिश करना यूपी के जितने भी डांस हैं और मेला वगैरह हैं, मेले खासकर इनको अच्छे से पढ़ के जाएं, क्योंकि मेला और डांस ये आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आप देख लेना कोई भी एग्ज़ाम हो, SSC, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम है उसमें ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं डांस और मेला। तो यूपी के जितने हों आपने कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें कवर करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय निम्न डैश में है। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इज़ एट। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो है स्विट्ज़रलैंड में। तो इसका सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको दिया गया है ये पैराग्राफ के आंसर देने यहाँ पे। तो आप कोशिश करिएगा, देखिए कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न 10 से 14 तक के उत्तर दीजिए। यानी कि 10 से लेकर 14 तक जितने भी क्वेश्चन हैं वो इस पैराग्राफ से पूछे जाएंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको पैराग्राफ को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सिर्फ टाइम कंज्यूम करने के लिए दे दिया जाता है। आप एक बार पहले ये पैराग्राफ पढ़ने से पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। जैसे कि 10 क्वेश्चन पढ़िए, साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह यानी कि साहित्य का क्या काम है, वो अपना दायित्व कैसे पूरा करता है ये बताना है। पूरी जानकारी देकर, दर्पण के माध्यम से, दुष्प्रभावों को सामने लाकर, इतिहास बताकर। तो इसमें आएगा इतिहास बताकर। वो साहित्य क्या हो गया, जैसे कि आपकी साहित्यिक हिंदी आपने पढ़ी होगी अभी तक, उसमें देखा होगा सभी प्रकार की अच्छी चीज़ों के बारे में बताया जाता है, गलत जो चीज़ें हुई हैं, कुरीतियाँ हैं, उन सब के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, इतिहास, पहले हुई सारी घटना के बारे में बताकर साहित्य अपना दायित्व पूरा करता है। निर्वाह मतलब पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? इसके लिए आपको थोड़ा सा एक ग्राफ पढ़ना पड़ेगा कि उचित शीर्षक मतलब आप इसका टाइटल क्या रखना चाहेंगे। तो एक बार इसको जल्दी पढ़ते हैं। ज्ञान राशि के संचित कोश को ही साहित्य कहा गया है। मतलब ज्ञान का जितने भी हमारे पास नॉलेज है उसको ही उसके जो जितनी नॉलेज है उसको ही साहित्य कहा गया है। साहित्य समाज को प्रभाव करता है। साहित्य जहाँ समाज को प्रभावित करता है वह समाज से प्रभावित भी होता है। साहित्य सिर्फ समाज को प्रभाव नहीं करता, मतलब अपना इतिहास बता के सिर्फ उस पर इफ़ेक्ट नहीं डालता, वो समाज जो अभी चल रहा है वहाँ से प्रभावित भी होता है, यानी कि उसमें भी समाज में कुछ चेंज भी आते हैं।
व्यक्ति समाज और साहित्य दोनों की रचना करता है। व्यक्ति समाज की भी रचना करता है। हम ही लोग हैं जो समाज की रचना कर रहे हैं, बना रहे हैं समाज को, और जो आज चल रहा है वही आगे जाके साहित्य बना है, क्योंकि इतिहास बताया जाता है साहित्य में। साहित्य से ही हमें अपने गौरवशाली इतिहास की जानकारी मिलती है। साहित्य जब वो इतिहास बता रहा है तो हमारा कितना अच्छा काम हुआ है या कितना बुरा काम हुआ वो उसी से पता चल रहा है। तो साहित्य हमारे गौरवशाली यानी कि कितना अच्छा काम हुआ है उसके बारे में बताता है। तो देखिए अभी इतना सा ही पढ़ा है हमने, इसमें हमें पता चल रहा है साहित्य और समाज के बारे में ही इसमें बात की गई है, जहाँ साहित्य के बारे में बात की गई है। तो 11 क्वेश्चन में ये तो देख के पता चल गया सिर्फ समाज या साहित्य और भविष्य ये दोनों तो हो नहीं सकते, तो सी और डी तो कट गए। और इसमें शिक्षा की तो बात हुई नहीं है, तो ए भी कट गया, तो क्या बचा बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। आप कोशिश क्या कीजिए जब भी आपके पास ऑप्शन आए तो सही क्वेश्चन आंसर ढूंढने की जगह जो गलत आंसर है उनको कट कर दो, सही अपने आप सामने आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, साहित्य समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है। जो भी साहित्यकार है वो समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे पूरा कर रहा है ये बताना है हमें। अब ए ऑप्शन देखिए, साहित्यकार समाज की रूपरेखा को कल्याणकारी व सुखद मार्ग द्वारा प्रस्तुत करने से सदा पीछे रहता है। साहित्यकार समाज की रूपरेखा वो समाज के बारे में ही तो बताता है कि कैसे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। कल्याणकारी यानी कि जो लोगों का कल्याण करे, उनके अच्छे के लिए हो, उसके बारे में ही बताता है। तो ए और यहाँ पे बोला है कि पीछे हटता है, पीछे ही रहता है, तो ये तो गलत हो गया, ए ऑप्शन गलत। अब बचे यहाँ पे 3 ऑप्शन, इन्हें पढ़ते हैं। साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कृत्यवाद का संदेश देता है, ये सही हो सकता है। सी पढ़ते हैं, बाकी 2 ऑप्शन पढ़ते हैं फिर डिसाइड करेंगे। सी पार्ट पढ़िए, साहित्यकार तोपों और तलवारों की शक्ति का प्रयोग करता है। जो भी साहित्यकार है कभी आपने देखे उसके पास तोप और तलवार से लड़ना चाह रहा है, नहीं, वो तो सिर्फ अपनी कविताएं दे देगा या उसके बारे में कोई लेसन बना देगा या कुछ मतलब कुछ भी लिख देगा उसके बारे में, तलवारों से थोड़ी लड़ता है। तो सी ऑप्शन तो गलत हो गया। अब हमें तो यहाँ पे क्या बचा, बी ऑप्शन, तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। 13 क्वेश्चन, साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है। यानी कि हमारी पुरानी पीढ़ियाँ हैं उनके बारे में कैसे किस तरीके से बताता है वो हमें वो उस बताना है। ए ऑप्शन है, साहित्य समाज का दर्पण मात्र नहीं है, अतएव साहित्य द्वारा राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वज के विचार, अनुसंधान आदि नहीं जाने जा सकते। अब साहित्य का तो काम ही अपना हमारा इतिहास, हमारे पहले जो हो चुका है उसके बारे में बताना है, और इसमें कहा गया है कि इन्हीं के बारे में वो नहीं बता सकता, उनके द्वारा हम साहित्य के द्वारा हम यही चीज़ें नहीं जान सकते। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, तो ए ऑप्शन इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट बी, साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य समाज का दर्पण है, सही बात है, इसलिए साहित्य द्वारा पुराने समाज की बुराइयों का परिचय प्राप्त होता है, ये गलत है। साहित्य समाज का दर्पण है, ठीक है, साहित्य हमें दर्पण दिखाते हैं, यानी कि पहले क्या हुआ उसके बारे में हमें बता रहा है और वो सब चीज़ें दिखा रहा है, ये बात सही है। लेकिन साहित्य द्वारा पुरानी सिर्फ बुराइयों के बारे में पता चल रहा है, ये गलत है, अच्छी चीज़ों के बारे में भी पता चलता है। तो बी ऑप्शन भी हाँ कट हो गया। सी, राष्ट्र की इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वज के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। ये हो सकता है कि हम है होता ये मतलब संस्कृति हमारी क्या रही है, पहले हम क्या चीज़ फॉलो करते थे, क्या हुआ है और पहले क्या चीज़ हमारे पास यानी कि क्या क्या साधन थे, इन सब के बारे में हमें साहित्य से पता चलता है। तो इससे ऑप्शन हो सकता है। पर डी पढ़ते हैं एक बार, समाज में फैली अनैतिकता, अराजकता, निरंकुशता जैसे अवांछनीय तत्वों के दुष्प्रभावों को साहित्य द्वारा ही जाना जा सकता है, ये गलत है। सिर्फ साहित्य नहीं और भी चीज़ें हैं जिनसे हम जान सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट 14, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है। साहित्य ही केवल समाज का दर्पण नहीं है, और तरीके से भी जाना जा सकता है हम इसे। तो ए क्वेश्चन है आपका, क्योंकि साहित्य समाज की प्राचीन परंपराओं से जुड़कर अंधविश्वास जैसे दूषणों को स्वीकार करना सिखाता है। साहित्य कभी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है ना, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा गलत। बी, क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और वसांगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है, ये ट्रू है, ये हो सकता है।
क्योंकि साहित्यकार केवल समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों को दर्शाता है, ये रोंग है। सिर्फ विडंबनाओं को थोड़ी दर्शाता है, तो सी रोंग। डी, क्योंकि साहित्य समाज में फैली अनैतिकता, अराजकता, निरंकुशता जैसी अवांछनीय तत्वों के दुष्प्रभावों को हमसे छिपाता है, ये भी गलत है। वो छुपाते थोड़ी है, वो भी दिखाता है कि क्या क्या गलती है। तो डी गलत, यहाँ पे क्या बचा? बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न 15 से 19 तक के उत्तर दीजिए। देखिए, इसमें अभी हम 10 तक के ही क्वेश्चन हुए, 14 क्वेश्चन ही हुए हैं और अभी फिर से ग्राफ आ गया, यानी कि यहाँ पे जो पैराग्राफ रीडिंग क्वेश्चन है वो 2 आ गए। देख लीजिए, आपको इतना कुछ हार्ड पेपर नहीं होता है इसका, है ना। तो लेकिन आसान होता है ऐसा भी नहीं कह सकते, जीके काफ़ी पूछी जाती है इसमें भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था, आपने देखा भी होगा पहले वाले क्वेश्चंस में हमने सिर्फ एक टाइटल को देखने के लिए हमें थोड़ा पढ़ना पड़ा था उसे, बाकी तो हमने अपनी नॉलेज से ही हमने बाकी क्वेश्चन के आंसर दे दिए थे। तो इसमें भी सेम हम ऐसा ही करेंगे, पहले हम एक बार क्वेश्चंस पढ़ते हैं, क्या पता हम इनके क्वेश्चंस भी बिना पढ़े दे दें, ना इसमें टाइम हमें लगाना पड़े अपना। तो क्वेश्चन 15 पढ़िए। सत्यरूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यानी कि जो सत्यरूपी परमेश्वर है, ईश्वर है, हमें उसे प्राप्त करने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो ए ऑप्शन है, अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार करें, यानी कि हमारे अंदर जो सत्य है, जो अंदर सत्य छुपा हुआ है उसके बारे में जानकर, ठीक है। बी है, सत्य की आराधना करें, जो सच है उस पर ही चले, वही सही मार्ग होता है। कठिन होता है पर सही होता है, तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है, हो सकता है। सी, हरि के मार्ग पर चलें, यानी कि भगवान की आराधना करें, उनके भजन करें, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट, ये सभी। 16 क्वेश्चन, गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द छुपा हुआ है, शब्द प्रयुक्त है? चिरस्थायी का बताना है। चिरस्थायी का मतलब क्या होता है? जो बहुत लंबे समय तक टिकता है, ठीक है। तो यहाँ पे विलोम शब्द बताना है। देखिए, चिरस्थायी मतलब वो क्या, जो बहुत लंबे समय तक टिकता है। तो इसमें बोला गया है इसमें देखकर, पर उससे पहले आप यहाँ पे खुद देख लेंगे। श्रद्धा क्या होगी? श्रद्धा तो हो नहीं सकता, श्रद्धा मतलब हो गया एक तरह से विश्वास, तो ये तो हो नहीं सकता। शाश्वत का मतलब भी बहुत लंबे समय तक चलने वाला ही होता है, तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया। निमित्त, जो निरंतर चलता रहे, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे विलोम शब्द क्या रह गया? बस क्षणभंगुर, यानी कि जो क्षण भर में ही टूटने की क्षमता, खोने की क्षमता रखता हो, तो यही होगा विलोम शब्द, यानी कि उल्टा। चिरस्थायी लंबे समय तक चलने वाला, क्षणभंगुर जो 1 सेकंड में ही टूट जाए, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट, सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? तो सत्य की तलाश आप कैसे कर सकते हैं, इस बारे में बताना है। ए ऑप्शन, श्रद्धापूर्वक अंतर विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें, ये सही हो सकता है। श्रद्धापूर्वक हमारे अंदर जो सत्य है उसके मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। बी, सोते जागते समय राम नाम का स्मरण करते रहें, जो सो रहे हो जाग रहे हो हम नाम का स्मरण करते रहें, ये। सी, सत्य की तलाश इस शरीर द्वारा असंभव है। डी, इसमें से कोई नहीं, इनमें से, यानी कि इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन है ये बताना है हमें। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट, जिज्ञासु के सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? यानी कि जिज्ञासु जो सत्य को जानना चाह रहा है, तो उसे सत्य और अहिंसा के मार्ग पर जब वो चल रहा है, तो बीच में संकट भी आएंगे, प्रॉब्लम्स भी आती हैं। जब आप सही रास्ते पर चलते हैं तो प्रॉब्लम्स भी आती है, बहुत लोग आपको बुराई भी करते हैं, तो आप उस चीज़ को कैसे फेस कर सकते हैं, करना चाहिए उस चीज़ को, इस बारे में पूछा है। ए, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। असत्य और अहिंसा के मार्ग पर, अहिंसा ठीक है, पर सत्य की तो आप खोज कर रहे हैं, उसमें असत्य ढूंढेंगे, असत्य के मार्ग पर चलेंगे, तो ये तो हो जाएगा गलत। बी, संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए, यानी संकटों को सहो और उसका जो संकट का जो कारण है निमित्त, उसका बिना नाश करिए, उसे बिना ख़त्म किए ही आप आगे बढ़ते जाओ। क्या फ़ायदा आप उसका, आप सही सत्य के मार्ग पर जब चल ही नहीं रहे, तो फिर इसका भी बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी, संकटों के निमित्त को नाश करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ये हो सकता है। डी, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए क्योंकि वह मार्ग बहुत तंग है।
डी ऑप्शन गलत। सत्य का मार्ग मार्ग लंबा होता है, कठिन होता है, लेकिन ये थोड़ी कि आप उसे छोड़ ही दो। तो यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। तो देखिए अभी तक हमने 4 क्वेश्चन कर लिए और हमें इसके लिए इस पूरे गद्यांश को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर आप इसे पढ़ते तो कम से कम 5 से 7 मिनट आपकी इसमें चल जाती पढ़ के समझने में। तो इसलिए अच्छा यही है, गद्यांश आप बाद में पढ़ो, पहले एक बार इनके क्वेश्चंस पढ़ लो, क्योंकि सॉल्व कर सकते हैं आप इन्हें बिना पढ़े भी। सत्य और अहिंसा के मार्ग को 80 की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? 80 की धार मतलब बहुत पतली, बहुत कठिन मार्ग पर चलने के बराबर क्यों बताया गया है? ए, सत्य और अहिंसा की डोर पर चलना सीधा और सरल है। सत्य की राह है वो तो हाँ आप बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, बहुत कठिन है ना, कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। तो ए तो नहीं है, पी सकता है, पर अभी आगे बढ़ते हैं। बी, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। ये बात सच है, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग कठिन है, जितना सीधा है उतना ही कठिन भी है। ऐसा नहीं है कि आपने देखा हो जल्दी हो गया पूरा काम, आपने सोचा कि हाँ मैं आज ये काम करना है, ये चीज़ बुरी है तो इसके अगेंस्ट जाना है, तो ऐसा नहीं है कि आपको सोचते ही हो गया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, उन्हें फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट हो गया, क्योंकि वह हरि का मार्ग है। हरि का मार्ग है इसलिए सत्य और अहिंसा को 80 का आधार कहा गया है, तो ये गलत है। डी भी गलत है, सभी उत्तर ठीक हैं। तब जब सी गलत हो गया तो सारे उत्तर तो ठीक नहीं होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे आज हमने 19 क्वेश्चन कंप्लीट किया है। नेक्स्ट हम 20 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए यहाँ से मैथ से स्टार्ट हो रही है, तो आप कल से रफ़ कॉपी अपनी एक साथ लेकर बैठें और कोशिश करना बिना कैलकुलेटर के आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करें, क्योंकि बिना आपको वहाँ पे कोई कैलकुलेटर नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलना। रफ़ पेपर भी आपको इसी को ही बनाना पड़ेगा, इसलिए कल से आप एक रफ़ पेपर लेकर बैठेंगे, ठीक है। तो मैथ्स हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए आप इनको फिर से रिवीजन करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।